गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। आज केमिस्ट्री में आप लोगों का थर्ड लेक्चर जो आप लोगों का चल रहा था आवर्त सारणी की उत्पत्ति, और आवर्त सारणी की उत्पत्ति के क्रम में हम लोगों ने कई वैज्ञानिकों से संबंधित नियम पढ़ लिए थे। आज आप लोगों का जो मुख्य टॉपिक है वो टॉपिक है मेंडलीव की आवर्त सारणी। इम्पोर्टेंट है क्योंकि आवर्त सारणी में सुव्यवस्थित अध्ययन करने का क्रम भी केवल मेंडलीव ने ही समझाया था। तो सबसे पहले मेंडलीव के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मेंडलीव का पूरा नाम क्या है? मेंडलीव का पूरा नाम है दिमित्री इवानोविच मेंडलीव। दिमित्री इवानोविच मेंडलीव। तो मैं इसका पूरा नाम लिख देता हूं मेंडलीव का। कहाँ के वैज्ञानिक थे? रूसी वैज्ञानिक थे। मेंडलीव का जो नाम था वो सबसे पहले तो दिमित्री या दैमित्री भी लिख सकते हैं, इवानोविच मेंडलीव। सबसे पहली बात तो इसका नाम कहाँ के थे ये बेटा? आप लोगों के रूस के थे। कहाँ के? रूस के थे। रूसी वैज्ञानिक थे आप लोग। क्लियर होगी बात सबके? रूसी रसायनज्ञ दिमित्री इवानोविच मेंडलीव। डिस्कवरी की बात करें अपन लोग तो डिस्कवरी सन 1869। ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग, डिस्कवरी सन 1869। आधार की यदि हम बात करना चाहें तो आधार वही, क्या आधार? परमाणु भार। परमाणु भार। क्लियर? तो मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी को भी परमाणु भार से प्रदर्शित किया, मतलब मेंडलीव की आवर्त सारणी भी परमाणु भार पर आधारित थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी एक सुव्यवस्थित आवर्त सारणी थी जिसे वैज्ञानिकों ने सबसे अच्छी आवर्त सारणी मानी। कब तक? जब तक आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण नहीं हुआ, जब तक। इसलिए मेंडलीव की आवर्त सारणी को सुव्यवस्थित आवर्त सारणी का दर्जा दिया गया। अर्थात मेंडलीव ने ही सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण सुव्यवस्थित तरीके से किया। अब ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ लिए थे, लेकिन कोई क्वेश्चन पूछ ले कि मेंडलीव की आवर्त सारणी किसका दीर्घतम रूप है, तो मैं आपको बता दूं मेंडलीव की आवर्त सारणी लोथल मेयर परमाणुवीय वक्र आयतन का दीर्घतम स्वरूप है। अर्थात मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी का निर्माण लोथल मेयर के नियम पर किया। अर्थात मेंडलीव की आवर्त सारणी लोथल मेयर के नियम पर क्या है? आधारित है। अर्थात लोथल मेयर का विकसित रूप ही किसने प्रदर्शित किया था? मेंडलीव ने। और क्या कहा मेंडलीव ने? यदि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए, यदि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो निश्चित अंतराल पश्चात समान गुणधर्म वाले तत्वों की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। क्या बोला मैंने? नियम। यदि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो निश्चित अंतराल पश्चात समान गुणधर्म वाले तत्वों की क्या होती है बेटा? पुनरावृत्ति होती है। क्लियर हो गई? तो मैं नियम लिखूंगा आप लोगों के। नियम क्या है? नियम तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर नियमित अंतराल पश्चात समान गुणधर्म वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। तत्वों की क्या होती है बेटा? पुनरावृत्ति होती है। क्लियर?
तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर नियमित अंतराल पश्चात समान गुणधर्म वाले तत्वों की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। अर्थात समान गुणधर्म वाले तत्व एक निश्चित अंतराल के पश्चात पुनः आते हैं, जिनके गुणधर्म बिल्कुल कैसे होते हैं, समान होते हैं, और आधार क्या बना रखा है, परमाणु भार। ये तो हो गया मेंडलीव का नियम। नियम को आप कई लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। 10th क्लास में हो सकता है अलग परिभाषा दे रखी हो, कई किताबों में अलग तरीके से दे रखी हो, वो आप लोगों का माइंड है, किसी भी तरीके से पढ़ सकते हैं। लेकिन परिभाषा में जो 3 चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट है, परमाणु भार, निश्चित अंतराल और समान गुणधर्म वालों की क्या बेटा, पुनरावृत्ति। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब मेंडलीफ ने अपना नियम तो प्रस्तुत किया था 1869 में, लेकिन जब मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी दी थी तो उस समय था 1871। तो आवर्त सारणी का जो निर्माण किया, आवर्त सारणी का जब उसने निर्माण किया उन्होंने, तो वो सन था भाई साहब 1871, और तत्व कितने थे, 63 तत्व थे, 63। तो कोई आप लोगों से पूछ ले कि जब मेंडलीफ ने आवर्त सारणी प्रस्तुत की थी उस समय मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कितने तत्वों का व्यवस्थित वर्गीकरण किया था, तो कितने तत्व थे, वो 63 तत्व थे। और मेंडलीफ ने अपनी नियम तो प्रस्तुत किया था 1869 में, लेकिन जब आवर्त सारणी का निर्माण किया तो उस समय सन था 1871। मतलब 2 साल तक उन्होंने अपनी आवर्त सारणी का केवल क्या किया, निर्माण किया, प्रस्तुत नहीं किया। अब जब 1871 में उनकी जब आवर्त सारणी बन चुकी थी तो उन्होंने कहा, क्या कहा, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी को 2 भागों में विभाजित किया। तो मैं सब कुछ लिख रहा हूं, लिखते चलेंगे। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी को कितने भागों में विभाजित किया, 2 भागों में विभाजित किया। जिसमें नंबर 1 तो था आप लोगों का आवर्त, और नंबर 2 था आप लोगों का वर्ग। अब यहीं से अपन आवर्त सारणी की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि मेंडलीफ ने 1871 में जब 63 तत्वों का वर्गीकरण किया तो उस समय मेंडलीफ ने अपनी ही बनाई हुई आवर्त सारणी को 2 भागों में विभाजित कर दिया, जिससे पहला भाग तो था उसका आवर्त और दूसरा भाग था उसका बेटा वर्ग। क्लियर हो गई। अर्थात मेंडलीफ की आवर्त सारणी 2 भागों में बट गई, एक आवर्त में और एक वर्ग में। सबसे पहला पॉइंट हम जो पढ़ने वाले हैं वो सबसे पहला पॉइंट है आप लोगों का आवर्त। यहां देखेंगे आप लोग सबसे पहले आवर्त। आवर्त क्या है और वर्ग क्या है। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में जिन क्षैतिज पंक्तियों का निर्माण किया, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में जिन क्षैतिज पंक्तियों का निर्माण किया, जिन क्षैतिज पंक्तियों में तत्वों को रखा, उन क्षैतिज यानी कि जो जमीन के समानांतर 180 डिग्री के कोण पर जो पंक्तियां रखी हुई थी, उन पंक्तियों को उन्होंने क्या कहा था, आवर्त कहा। तो मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में जिन क्षैतिज पंक्तियों का निर्माण किया था, उन क्षैतिज पंक्तियों को अपन क्या बोलेंगे, आवर्त। तो आवर्त किन्हें कहा गया बेटा, क्षैतिज पंक्तियों को। तो कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो क्षैतिज पंक्तियों को मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में जिन क्षैतिज पंक्तियों का निर्माण किया, उन पंक्तियों को अपन क्या बोलेंगे, आवर्त। जिनकी संख्या मेंडलीफ ने कितनी बताई, इस संख्या पर कभी कभी विवाद आ जाता है, लेकिन आपको विवाद नहीं रखना है। संख्या उन्होंने बताई थी 7। कितनी बताई थी, 7। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 थी, जिनमें से 6 आवर्त तो पूर्ण थे। ये लिख देता हूं मैं जो समस्या का समाधान, 6 आवर्त तो पूर्ण थे और 1 आवर्त आप लोगों का कैसा था, अपूर्ण था। ये आप लोगों की क्लियर हो जानी चाहिए। 6 आवर्त तो कैसे थे आप लोगों के, पूर्ण, और पहला वो 1 आवर्त आप लोगों को कैसा था, अपूर्ण। तो कई बार मेंडलीफ की आवर्त सारणी को 6 भागों में विभाजित कर देते हैं, लेकिन नहीं, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी को 7 भागों में ही विभाजित किया था। इसमें 6 आवर्त में तो उन्होंने
पूर्ण आवर्त, 6 आवर्तों को तो उन्होंने पूर्ण कहा था, और जो लास्ट वाला आवर्त 7वां था वो कैसा था, उनका अपूर्ण था। तो मैं लिख देता हूं आप लोगों का पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, सब कुछ लिख देता हूं मैं आप लोगों का। प्रथम आवर्त सारणी बना देता हूं, चलो ये लो साहब, यहां लिख देता हूं। आवर्त क्या कहा गया और तत्वों की संख्या। क्लियर। आवर्त में पहला है आप लोगों का प्रथम आवर्त। कौन सा आवर्त? प्रथम आवर्त। क्या कहा गया इसको? इसको कहा गया लघुत्तम आवर्त। तत्वों की संख्या कितनी थी? 2। ये आप लोगों को याद रखना है। पहले आवर्त को मेंडलीफ ने लघुत्तम आवर्त कहा, और पहले आवर्त में मेंडलीफ ने तत्वों की संख्या कितनी रखी थी? केवल 2 रखी थी। द्वितीय व तृतीय आवर्त में, द्वितीय व तृतीय आवर्त को उन्होंने कहा था केवल लघु आवर्त। कौन सा आवर्त? लघु आवर्त, जिसमें तत्वों की संख्या कितनी थी? 8 और 8। क्लियर हो जानी चाहिए कि प्रथम आवर्त में को तो लघुत्तम आवर्त, और द्वितीय आवर्त में तृतीय आवर्त को लघु आवर्त, और तत्वों की संख्या कितनी हो गई? 8 और 8। उसके बाद चतुर्थ व पंचम की बात करेंगे हम। चतुर्थ व पंचम आवर्त को क्या कहा गया? दीर्घ आवर्त। दीर्घ आवर्त जिसमें तत्वों की संख्या 18 और 18। क्लियर हो जानी चाहिए। क्या? प्रथम आवर्त को लघुत्तम आवर्त, तत्वों की संख्या 2। द्वितीय व तृतीय आवर्त को लघु आवर्त, तत्वों की संख्या 8 8। चतुर्थ व पंचम आवर्त को दीर्घ आवर्त, तत्वों की संख्या 18 और 18। उसके बाद आप लोगों का षष्ठम आवर्त। षष्ठम आवर्त को आप लोगों ने दीर्घतम आवर्त कहा था, जिसमें तत्वों की संख्या उन्होंने कितनी बताई थी? 32 बताई थी। कितनी बताई थी? 32। और जो 7वां आवर्त है वो आपको मैं बता ही चुका हूं, सप्तम आवर्त, जिसे उन्होंने अपूर्ण आवर्त कहा। क्या कहा था? अपूर्ण आवर्त। और तत्वों की संख्या उस समय 19 थी, बताते हैं ऐसा कि 19 थी, कंफर्म नहीं है अभी। तो आप लोग को मैं बता दूं, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों को क्या कहा था? आवर्त कहा था, जो जमीन के समानांतर 180 डिग्री का कोण बना रही थी। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 बताई, जिसमें से 6 आवर्त तो आप लोगों के पूर्ण थे, और 7वां आवर्त जो आप लोगों का कैसा था? अपूर्ण था। पहले आवर्त को मेंडलीफ ने लघुत्तम आवर्त कहा, जिसमें तत्वों की संख्या 2 रखी। द्वितीय व तृतीय आवर्त को लघु आवर्त कहा, जिसमें तत्वों की संख्या 8 8 रखी। चतुर्थ व पंचम आवर्त को दीर्घावर्त कहा, जिसमें तत्वों की संख्या 18 18 रखी। छठे आवर्त को उन्होंने दीर्घतम आवर्त कहा, जिसमें तत्वों की संख्या 32 रखी। और 7वें आवर्त को उन्होंने अपूर्ण आवर्त कहा, जिसमें तत्वों की संख्या कितनी थी? अपूर्ण था। तो उस समय 19 बताई गई है, कंफर्म नहीं है अभी कितनी थी कितनी नहीं थी। तो ये तो बात हो गई बेटा किसकी? आवर्त के बारे में। अब मैं आप लोगों से बात करूंगा वर्ग के बारे में। जरा ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे। वर्ग, मेंडलीफ की आवर्त सारणी का पहला भाग आवर्त पढ़ने के बाद अपन दूसरा भाग पढ़ रहे हैं, और दूसरा भाग है आप लोगों का वर्ग। तो मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर लाइनें बनाई थी, 90 डिग्री के कोण पर जो पंक्तियां लाइनें बनाई थी, उन लाइनों को आप लोग क्या बोलेंगे? वर्ग बोलेंगे। तो मैंने कह दिया ये कैसी लाइनें हैं? ऊर्ध्वाधर लाइनें। कैसी लाइनें? ऊर्ध्वाधर लाइनें। तो मेंडलीफ ने ऊर्ध्वाधर लाइनों को क्या बोला था? वर्ग बोला। तो जो कितने डिग्री का कोण बनाती हैं बेटा? 90 डिग्री का क्या बनाती हैं? कोण बनाती हैं। क्लियर हो गई बात सबके आप लोगों के? अब मैं संख्या की बात करूं तो संख्या मेंडलीफ ने 8 बताई।
कितनी बताई बेटा? 8 बताई। मेंडलीफ ने वर्गों की संख्या 8 बताई। और मैं आपको बता दूं कि वर्ग को रोमन संख्या में प्रदर्शित करते हैं। वर्गों को कौन सी संख्या में? रोमन संख्या में क्या करते हैं बेटा? प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो जानी चाहिए। अब प्रदर्शित कर रहे हैं, अपन ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और ये आप लोगों का 8th। क्लियर हो गई सबके? तो रोमन संख्या में प्रदर्शित कर दिया आप लोगों ने। फर्स्ट को फिर 2 भागों में बांटा गया, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी। इसी प्रकार सेकंड को भी, सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी, फिफ्थ ए, फिफ्थ बी, सिक्स ए, सिक्स बी, सेवंथ ए, सेवंथ बी, और 8th को फिर 3 भागों में बांट दिया, ए, बी, सी। क्लियर? जो ये ए है, ए में उपस्थित तत्वों को तो आप लोग प्रारूपी या प्रतिनिधि तत्व बोलेंगे। प्रारूपी या प्रतिनिधि तत्व बोलेंगे। और जो बी है, बी, उनको हम लोग संक्रमण तत्व बोलेंगे। कौन से तत्व बोलेंगे बेटा? संक्रमण तत्व कहते हैं। तो वर्ग को तो रोमन संख्या में प्रदर्शित कर दिया, वर्गों की संख्या 8 बता दी, ऊर्ध्वाधर लाइनें थी। प्रत्येक वर्ग को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया। जैसे फर्स्ट को फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, सेकंड को सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड को थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ को फोर्थ ए, फोर्थ बी, फिफ्थ को, इसी प्रकार सबको। और लास्ट में 8th वर्ग को 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया, ए, बी, सी। जो फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए जो तत्व थे, उन्हें तो हम क्या बोलेंगे? प्रारूपी या प्रतिनिधि तत्व। और जो फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी जो तत्व थे, उन्हें क्या बोलेंगे अपन? संक्रमण तत्व। क्लियर हो जानी चाहिए बात। अब आप लोगों से कोई वर्ग की संख्या पूछे तो आप लोग को ध्यान रखना है कि साहब वर्ग की संख्या तो कितनी है? 8। कितनी? 8। लेकिन उपवर्गों सहित वर्ग की संख्या पूछे तो उपवर्गों सहित ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। कितने उपवर्ग बताने? 17। तो उपवर्गों सहित वर्ग कितने आप लोगों के? 17। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। फिर बता दूं, वर्ग तो 8 दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और उपवर्गों की अपन बात करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 70। तो उपवर्गों सहित वर्ग की संख्या 17 और वर्ग की संख्या कितनी आप लोगों की? 8। फर्स्ट में ए में जो भी तत्व हैं उन सभी तत्वों को प्रारूपी या प्रतिनिधि तत्व, और बी में जो भी तत्व हैं उन सभी तत्वों को संक्रमण तत्व। वर्ग 8 को 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है, ए, बी, सी, जिनमें तत्वों की संख्या कितनी है? 3 3 और 3। 3 + 3 बराबर कितनी? 9। ये भी ध्यान रखने वाली बात है आप लोगों को। तो ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी का आप लोगों का वर्गीकरण हुआ। और मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपयोगिता और दोष हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।